हाय एवरीवन। आज जो है नया चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं, सेट थ्योरी। और आज इसका फर्स्ट लेक्चर है। थ्योरी पार्ट आज इस क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। और थ्योरी में भी जो है आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं सेट थ्योरी और वेन डायग्राम। इसके बाद 2-3 क्लास और होगा सेट थ्योरी में, जहाँ पर हम लोग करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट। और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट भी जो है वो 2-3 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देंगे, जहाँ हम लोग सारा प्रॉब्लमेटिक डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, खूब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फिर उसके बाद जो ऑलरेडी डिफरेंट कंपटीशंस में आ चुके इस टाइप का क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इस लेक्चर में सिर्फ हम लोग थ्योरी पार्ट को अच्छे से समझते हैं। उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग में चले जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर से। ठीक है ना? तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग सेट क्या होता है। सेट हम लोग किसको बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑफ, शॉर्ट करके मैं लिख देता हूँ, कलेक्शन ऑफ ऑफ वेल डिफाइंड वेल डिफाइंड वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना? ये हो जाता है सेट। सेट का डेफिनेशन। तो यहाँ पर एक वर्ड आपको मिलेगा, वेल डिफाइंड। तो इसको जरा समझना है कि वेल डिफाइंड कहने का मतलब क्या होता है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि ऐसी प्रॉपर्टी जिससे आप ये निर्णय ले सके कि ये ऑब्जेक्ट आपके कलेक्शन में रहेगा या नहीं रहेगा। तो वेल डिफाइंड इज सच अ प्रॉपर्टी विच डिटरमाइंस वेदर ऑब्जेक्ट्स बिलोंग टू दिस सेट और नॉट। ठीक है ना? एक एग्जांपल ले लेते हैं सेट का। मान लीजिए मैंने कहा कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो आप बोलेंगे इसके अंदर आ जाएगा 2, 3, 5, 7 एंड 11। ठीक है ना? तो ये कलेक्शंस को हम लोग सेट बोलेंगे। ठीक है? तो इसमें फर्स्ट 5 प्राइम नंबर को हम लोग रखा है, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर यहाँ पर नहीं है। ठीक है ना? तो यहाँ पर वेल डिफाइंड टर्म क्या था? प्राइम नंबर, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। सेट को जनरली हम लोग जब लिखते हैं तो कैपिटल लेटर से लिखते हैं। सेट को जनरली हम लोग, मान लीजिए इसको मैंने एक नाम दे दीजिए, दिया ए। तो सेट को जनरली लिखा जाएगा कैपिटल लेटर से। आप ए, बी, सी ये सब नोटेशन यूज कर सकते हैं, लाइक दैट। इसके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। सेट के जो ऑब्जेक्ट है, जो मेंबर होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स। उसको बोलते हैं एलिमेंट्स। उसको जो है हम लोग छोटा हाथ का ए बी सी इस लेटर से हम लोग डिनोट करेंगे जनरली। ठीक है ना? सेट में आप रिपीटेडली एक ही एलिमेंट को नहीं लिख सकते। रिपीटेशन ऑफ द एलिमेंट इन द कलेक्शन इज नॉट अलाउड। और यहाँ पर ऑर्डर इमेटेरियल है, मतलब अगर आप ऐसे लिखे या फिर मान लीजिए ऐसे लिखते, सेम होता है, 3, 2, 7, 11, 5। तो आप जैसा कुछ ही चाहे इधर उधर करके लिख दे, सेट एक ही रहे। तो सेट में ऑर्डर इमेटेरियल होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होना चाहिए, और कलेक्शन वेल डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये हो जाता है सेट का डेफिनेशन। अगर आप देखेंगे इस सेट में दो है, तो आप इसको मैथमेटिकली लिखना पड़ेगा, 2 बिलोंग्स टू ए। ये नोटेशन हम लोग यूज करेंगे। तो इसको रीड कैसे करेंगे? बिलोंग्स 2 बिलोंग्स टू ए। आप इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं, 2 इज इन ए। 2 ए में है। अब यहाँ पर देखिए इस कलेक्शन में 4 नहीं है, तो इसको कैसे लिखना है? 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। मतलब 4 ए पे नहीं है। डज नॉट बिलोंग डज नॉट बिलोंग टू ए। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 इज नॉट इन ए। 4 ए पे नहीं है। 4 इज नॉट इन ए। 4 जो है ए पे नहीं है। ठीक है ना? देखिए यहाँ तक क्लियर है।
ठीक इसी तरीके से मैं एक सेट और बना लेता हूँ, लाइक बी सेट मैंने एक लिख लिया, बी सेट। इसमें मैं लिखता हूँ वावेल, ए ई आई ओ यू। अगर मैं पूछूं एक्स इसका एलिमेंट है क्या, आप बोलोगे नहीं, एक्स इस सेट का एलिमेंट तो नहीं है, एक्स इज नॉट द एलिमेंट ऑफ द सेट बी, एक्स बी का एलिमेंट नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ से हम लोग सेट का एक प्राइम आइडिया हम लोग को हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेट होता है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग सेट का डेफिनेशंस पढ़ लिए, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सेट पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट सेट, नंबर वन, एन। आपको पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसमें आ जाते हैं वन, वन से ये स्टार्ट होता है, वन टू थ्री अप टू इंफिनिटी। दूसरा आता है डब्ल्यू, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स। ये जीरो से स्टार्ट होता है, तो इसमें आ जाएंगे जीरो, वन, टू, सो ऑन। तीसरा होता है आपका जेड, इसको आप आई भी लिख सकते हो, सेट ऑफ, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, इसको आप लिख सकते हो। ये स्टार्टिंग कहाँ से किसी को नहीं पता, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट। तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव सब आ जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आप लिख सकते हो यहाँ पर रैशनल नंबर क्यू, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो इसमें कैसे एलिमेंट आते हैं, सेट ऑफ ऑल पी बाई क्यू फॉर्म के एलिमेंट आएंगे, जहां पर पी और क्यू इंटीजर होंगे, क्यू जीरो नहीं होगा। तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है ना। नाउ सेट ऑफ रैशनल नंबर के बाद आता है क्यू डैश, इसको हम लोग बोलेंगे सेट ऑफ इरेशनल नंबर। जो रैशनल नहीं है वो हो जाएगा इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स विच इज नॉट रैशनल, जिसको आप पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर माइनस सेट ऑफ रैशनल नंबर। आर को हम लोग डिनोट करेंगे फॉर सेट ऑफ रियल नंबर, फॉर सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये होता है माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक एवरीथिंग। ये हो जाता है सेट ऑफ, सी है वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है ना। नाउ यहाँ पर एक दो चीज और भी आपको याद रखना है। जैसे कि अगर हम लोग लिखते हैं आई प्लस, या फिर आप लिख सकते हो जेड प्लस, तो ये इंडिकेट करेगा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स असल में सेट ऑफ नेचुरल नंबर को ही बोलते हैं। आई माइनस और जेड माइनस, ये होगा सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, है ना, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स।
तो इसमें आ जाएंगे -1, -2, -3, ये चलता रहेगा अप टू इन्फिनिटी तक। और ये तो नेचुरल नंबर आपको पता ही है, 1, 2, 3 ऐसा चलता रहेगा अप टू इन्फिनिटी। ठीक है। नाउ और एक नोटेशन हम लोग यूज करेंगे, Z0। ये होगा सेट ऑफ ऑल इंटीजर एक्सेप्ट जीरो। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट जीरो। जीरो को छोड़ के सारा इंटीजर्स आपको लेना है। तो आप ऐसे ले लो, +-1, +-2, +-3, लाइक दिस। ठीक है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, मेथड टू रिप्रेजेंट द सेट। ठीक है, मेथड्स टू राइट अ सेट। मेथड टू राइट अ सेट। एक सेट को लिखने के दो मेथड होते हैं। एक सेट को लिखने का दो मेथड होता है। एक होता है आपका रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड। तो सेट को लिखने का दो मेथड होता है, एक होता है रोस्टर मेथड, एक होता है सेट बिल्डर मेथड। तो पहले रोस्टर मेथड को हम लोग समझ लेते हैं। रोस्टर मेथड में क्या होता है, आप जो भी सेट लिखेंगे उनका एलिमेंट को लिस्ट आउट करना पड़ता है, उनका एलिमेंट को लिखना पड़ेगा, और कॉमा कॉमा देके आपको एलिमेंट्स को बैठाना है, और उसके बाद सेकंड ब्रैकेट यूज करके आपको इस कलेक्शन को डिनोट करना है। मान लीजिए आप लेना चाहते हैं, अगर आप डाई थ्रो करते जो जो आउटकम आएगा आप उसको रखना चाहते हैं, तो आप कैसे लिखेंगे? अ, जैसे एक सेकंड ब्रैकेट देंगे, क्या क्या आ सकता है डाई थ्रो करने से, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। आप नोटिस कीजिए, यहाँ पर सारा एलिमेंट को मैंने लिस्ट आउट किया है, लिख दिया है, और एलिमेंट के बीच में मैंने कॉमा कॉमा दिया और कर्ली ब्रैकेट देके मैंने इस कलेक्शंस को एंड कर दिया। ठीक है ना। तो दो कर्ली ब्रैकेट के देना है आपको, उसके बीच में सारा एलिमेंट्स लिखना है, और द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा साइन। ठीक है। इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि सेट ऑफ ऑल, अगर मान लीजिए आपको लिखना है सेट ऑफ ऑल वावेल्स लिखने हैं, तो आप कैसे लिखेंगे? A, E, I, O, U। आप अगर चाहे तो इनका नाम दे दीजिए ए, और इस सेट का नाम दे दीजिए बी। ठीक है ना। ये था आपका रोस्टर मेथड। और एक मेथड होता है सेट को लिखने का, जिसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर सेट बिल्डर मेथड। तो ये कौन सा मेथड है? सेट बिल्डर मेथड में आपको करना क्या है कि एक प्रॉपर्टी लिखना है। वो प्रॉपर्टी लिखने के बाद वो प्रॉपर्टी ही आपको सारा एलिमेंट जनरेट करके देगा, आपके सेट में जो जो एलिमेंट्स रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको यही सेट लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे? A इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज द आउटकम x is the outcome when a die is thrown। एक डाई को जब थ्रो करेंगे तब जो आउटकम आएगा उसका कलेक्शंस को हम लोग लिखेंगे। ठीक है ना। सेट बी को कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में सेट ऑफ ऑल, मैं यहाँ पर यूज कर देता हूँ सेट ऑफ ऑल लैम्डा। ठीक है ना। अब इस लैम्डा का प्रॉपर्टी में मेंशन कर देता हूँ। लैम्डा इज ए वावेल। लैम्डा इज ए वावेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश
अल्फाबेट। क्लियर हो रहा है आपको? इंग्लिश अल्फाबेट्स में जो वावेल है वो लैम्डा डिनोट करता है। इसका मतलब कि अगर आपको किसी सेट को लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आप पहले लिखेंगे सेट ऑफ ऑल एक्स, ये साइन यूज करेंगे, ये सच दैट का साइन है, सच दैट। या फिर इसके जगह आप ऐसा भी यूज कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट। ऐसा वर्टिकल लाइन टानने से भी सच दैट हो जाता है। उसके बाद आपको प्रॉपर्टी पी मेंशन करना है जो एक्स ओबे कर रहा है, ठीक है ना। तो उसके बाद आपको प्रॉपर्टी लिखना है जो आपका एक्स ओबे करता है। क्लियर? देखिए, यहाँ तक कोई डाउट है? आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ एक सेट है सी जिसका एलिमेंट है 2 4 6 8 अप टू इंफिनिटी, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं, ये रोस्टर मेथड में एक सेट का एग्जांपल है। इसी को आपको लिखना होगा सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आप कैसे लिखेंगे? सी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एन, जहां पर एन एक नेचुरल नंबर होगा। तो यहां से आप देख सकते हैं सारा इवन नंबर को आपने इस प्रॉपर्टी से लिख दिया। यहाँ पर देखिए डी एक सेट है जिसका एलिमेंट है 1 4 9 16। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिमेंट जो है वो नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, और ये कौन सा मेथड में लिखा हुआ है? रोस्टर फॉर्म में। तो अब रोस्टर से आपको चेंज करके सेट बिल्डर फॉर्म में लाना है। तो आप लिखेंगे डी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, जहां पर एन एक नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। तो ये मैंने एग्जाम्पल के जरिए से भी आपको वन मेथड से वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में लिखना सिखाया। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सेट में। क्या पढ़ेंगे बच्चों अभी हम लोग? टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ सेट पढ़ लेते हैं। तो वन बाई वन हम लोग पढ़ते हैं। नंबर वन, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, इसका एक और नाम है नल सेट। नल सेट, इसका एक और भी नाम है वॉइड सेट। वॉइड सेट, तो ये वो सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है ना। कंटेनिंग नो एलिमेंट, अ सेट कंटेनिंग कंटेनिंग नो एलिमेंट। इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? एम्प्टी सेट को डिनोट करने का तरीका है, आप ऐसे कर्ली ब्रैकेट लिखिए और इसके अंदर में कुछ भी ना लिखिए। या फिर आप इसको लिख सकते हैं फाई के जरिए से। तो ये दो मेथड है, दो वे है लिखने का, ठीक है ना। तो ऐसे लिख दीजिए या फिर ऐसे लिख दीजिए, तो ये नल सेट हो जाएगा। एक एग्जांपल देते हैं नल सेट का। फाई इज इक्वल टू, देखिए सेट ऑफ ऑल एक्स मैं ले रहा हूँ सच दैट 4 लेसर देन 5 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब एक नेचुरल नंबर मुझे बताइए जो 4 और 5 के बीच में है। तो आप बोलेंगे सर ऐसा तो कोई नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये एक फाई का एग्जाम्पल है। दूसरा मैं एग्जांपल देता हूँ नल सेट का। तो नल सेट इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 वेयर एक्स इज ए रियल नंबर। तो एक्स एक रियल नंबर है, ठीक है ना। एक्स कैसा नंबर है? एक रियल नंबर है। और सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 जीरो होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसको अगर हम लोग स्क्वायरिंग करके 1 के साथ ऐड कर दे तो वो जीरो हो जाए, क्योंकि ये तो खुद एक नॉन नेगेटिव नंबर है और उसके साथ 1 को आपने ऐड किया है, तो वो कभी भी जीरो नहीं होगा। तो ये था एग्जांपल ऑफ नल सेट, वॉइड सेट और एम्प्टी सेट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, 2 नंबर टाइप में। सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट में क्या होता है? ये वो सेट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा।
तो कंटेनिंग वन एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट वन है। अब ये मान लीजिए 11 भी हो सकता है, कोई भी एक ही एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए, तो ये हो जाएगा सिंगलटन सेट। नेक्स्ट डेफिनेशन में आते हैं, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, जिस सेट का एलिमेंट्स फाइनाइट हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इज फाइनाइट। अब शॉर्ट में लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इज फाइनाइट। ठीक है ना, फाइनाइट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसा लिखते हो 1, 3 एंड 5, तो आप काउंट कर सकते हो कितने सारे एलिमेंट है। तो जहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, आप काउंट करके पता कर लेंगे कि 4 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, उसको हम लोग बोलेंगे फाइनाइट सेट। तो ये एक फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑर्डर ऑफ द सेट। ऑर्डर ऑफ द सेट, ऑर्डर ऑफ द सेट क्या होता है? ऑर्डर ऑफ द सेट, कोई भी आप फाइनाइट सेट लेंगे और उसमें जितना भी एलिमेंट है उसको काउंट करेंगे, तो वो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ द सेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट। एक फाइनाइट सेट में जितना सारा एलिमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द सेट। अगर आपके पास एक सेट ए है और जिसमें आपके पास एलिमेंट ऐसा है 1, 3, 5 और 7, तो आप कैसे लिखेंगे? ऑर्डर ऑफ द सेट ए, ओ ए, या फिर आप लिखेंगे इस फॉर्मेट में, ऑर्डर ऑफ द सेट लाइक मॉड के अंदर में ए लिख देना ऐसा, या फिर आप लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए, एक ही है सब नोटेशन, इज इक्वल टू, आप ऐसे भी लिख सकते कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर ऑफ ए। अब आप काउंट कर लीजिए कितना एलिमेंट है, 4 है। तो ये नोटेशन है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। आप अगर चाहे तो इसको और देके भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, चारों नोटेशन एक ही चीज को इंडिकेट करता है, ये या फिर ये या फिर ये। तो इसमें 4 एलिमेंट है, इसको लिखने का ये तरीका है। फाइनाइट सेट में हम लोग ऑर्डर को कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर फाइनाइट सेट है तो नेचुरली अब इनफाइनाइट सेट भी आ जाएगा। इनफाइनाइट सेट वो होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो। इनफाइनाइट सेट, मान लीजिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इनफाइनाइट हो, लाइक नेचुरल नंबर के एग्जांपल ले लीजिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। इसमें कितना एलिमेंट है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, वी डोंट नो। सेट ऑफ रियल नंबर, इनफाइनाइट सेट। और एक इंटरवल ले लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं एक इंटरवल का I1। I1 मैंने नाम दे दिए 0 से 1। तो इसमें कितने सारे एलिमेंट्स है, वी डोंट नो। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर। ओके ना। नेक्स्ट आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट्स, दो सेट है ए और बी, इसको हम लोग बोलेंगे इक्वल सेट। कब बोलेंगे? जब एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी, एवरी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी, बिलोंग्स टू बी। ए का हर एलिमेंट बी पे होना चाहिए। और यहां पर क्या लिखेंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ बी
every element of B belongs to A। मतलब A का हर एलिमेंट B में है और B का हर एलिमेंट A में है, तब हम लोग बोलेंगे A और B दो इक्वल सेट है। ठीक है ना। इक्वल सेट का एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ए सेट में आपके पास है 2, 3, 5, 7 और बी सेट में आपके पास है 5, 3, 7, 2। तो आप बोलेंगे बोथ सेट्स आर सेम। दोनों सेट सेम है, इक्वल है। इसका हर एलिमेंट ए का हर एलिमेंट बी में है और बी का हर एलिमेंट ए में है। ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? दो सेट है, मान लीजिए सेट ए, इसमें आपने रखा है 1, 0, -1 एंड एक एलिमेंट और ले लेते हैं और सपोज आपने रखा है 2। बी सेट में आप देखेंगे एलिमेंट है आपके पास ए, बी, सी और डी। अगर मैं पूछूं जे ए का कार्डिनल नंबर कितना है, मतलब ए में कितने सारे एलिमेंट है, तो आप बोलेंगे 4। बी में बता दीजिए कितने सारे एलिमेंट है, तो आंसर आएगा 4। तो जब दो सेट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, लेकिन क्या क्या एलिमेंट है ये सेम होना जरूरी नहीं है। तो ये दोनों इक्वल आ गए, तो आपका सेट जो है इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ए और बी को हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट बिकॉज दे कंटेन सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गया कि अगर दो सेट इक्वल सेट है तो वो हमेशा इक्विवेलेंट होंगे। इक्वल सेट इम्प्लाइज इक्विवेलेंट सेट, है ना। जब इक्वल है तो उसका मतलब उसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, लेकिन सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इससे ये इम्प्लाई नहीं करता है कि उसमें सेम सेम एलिमेंट होगा। तो इक्विवेलेंट सेट इक्विवेलेंट सेट डज नॉट इम्प्लाई इक्वल सेट्स। इक्विवेलेंट है इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग इक्वल सेट्स होंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट डेफिनेशन है सबसेट। सपोज आपके पास दो सेट है ए एंड बी। ठीक है ना। ए में एलिमेंट है, मान लेते हैं 2, 4, 6 और बी में एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो यहां से आप एक चीज नोटिस कीजिए, ए में जो जो एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। यहाँ पर 2 है तो 2 यहाँ भी है, यहाँ 4 है तो 4 बी में प्रेजेंट है, 6 यहाँ पर है तो 6 यहाँ भी प्रेजेंट है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी। अगर ऐसा हो, इफ एवरी एलिमेंट if every element of A belongs to B, A का हर एलिमेंट B में है, then A is called subset of B। इसका नोटेशन क्या होता है? A, ये नोटेशन है सबसेट का। ठीक है ना। ये थोड़ा सा ऐसा दिखने में होता है C की तरह। A सबसेट B, इसको रीड कैसा करना है? A
A is subset of B. A is subset of B. A is a subset of B. ऐसा पढ़ना है, ठीक है ना? A is a subset of B. A is a सबसेट ऑफ बी। अगर ए बी का सबसेट है तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। आप इसको सेम चीज आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। मतलब आप छोटे क्लास में ऐसा पढ़ते हैं कि 3 लेसर देन इक्वल टू 4, तो आप उल्टा भी लिख सकते हैं ना, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर सबसेट और सुपरसेट का। सबसेट मतलब लेस देन की तरह काम करेगा और सुपरसेट ग्रेटर देन की तरह काम करता है। अब मैं एक और एग्जांपल लूंगा समझाने के लिए। एक सेट में लेता हूँ सी, जिसमें एलिमेंट है हमारे पास 2, 4, 6 और एक एलिमेंट 0 भी है। तो नाउ अब की बार आप देखेंगे कि सी का एक एलिमेंट है 0 जो बी पे नहीं है, तो सी बी का सबसेट नहीं है। सी is not a सबसेट ऑफ बी। सी बी का सबसेट नहीं है। तो इसको नोटेशन में कैसे लिखेंगे? सी, ये आपका सबसेट का साइन था बी, और इसको काट देना है, तो सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। लेकिन यहाँ पर देखिए ए का सारा एलिमेंट सी में है, एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए कमिंग फ्रॉम सी। तो आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो कि ए सी का सबसेट है, लेकिन सी बी का सबसेट नहीं है, तो सी इज नॉट द सबसेट ऑफ, बट ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है ना? ये रिलेशन आपको आई होप समझ में आता होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन क्या है कि ए बी का सबसेट होगा, लेकिन ए बी के बराबर नहीं हो सकता। तो ए इज ए सबसेट, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। मतलब ए का हर एलिमेंट बी पे है, ए का हर एलिमेंट बी पे है, बट ए बी के बराबर नहीं है। ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? ये इंप्लाई किया कि बी में एटलीस्ट वन एलिमेंट है। दिस इंप्लाई बी हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट। बी में एक तो मिनिमम एलिमेंट है, बी हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट। बी में एक एलिमेंट ऐसा होगा विच इज नॉट प्रेजेंट इन ए, जो ए पे नहीं है। मिनिमम एक एलिमेंट बी में ऐसा होना चाहिए, नॉट प्रेजेंट इन ए। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं ए में है आपके पास 1, 2, 3, 4 एंड 5, लेकिन बी पे अगर आप ऐसे लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ तक तो सबसेट बन जाएगा क्योंकि इसका हर एलिमेंट इसमें है। लेकिन देखिए एक एलिमेंट बी में ऐसा है जो ए में नहीं है, तो ये हो गया प्रॉपर सबसेट का कॉन्सेप्ट। मतलब ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और जब हम लोग ऐसा लिखते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो ये दो मीनिंग को कैरी करता है। इसमें से दो मीनिंग कैरी होता है, एक कि ए बी का सबसेट हो सकता है, या फिर ए बराबर बी हो सकता है। आप छोटा में जैसा पढ़ते थे ना, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4, तो इसका दो मीनिंग होता है। एक होता है कि एक्स 4 से छोटा होगा, या फिर एक्स 4 के बराबर होगा। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं? लेसर देन, एक्स लेस देन इक्वल टू 4। लेकिन जब हम लोग सिर्फ लिखते हैं एक्स लेस देन 4, तो ये सिंगल मीनिंग है, एक्स 4 से छोटा है। तो ये प्रॉपर सबसेट लेस देन की तरह काम करता है ना। ये जो प्रॉपर सबसेट का नोटेशन है,
ये लेस देन की तरह काम करता है, इसमें इक्वल टू नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया प्रॉपर सबसेट का कंसेप्ट। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। एक नंबर रिजल्ट, फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट ए। ये कैसा कॉन्सेप्ट है? तो देखिए, सबसेट नहीं होने का कंडीशन क्या है कि आपको एक सेट में एक एलिमेंट दिखाना होगा जो बी सेट से नहीं आया है। तो अब फाइव में मुझे एक एलिमेंट ऐसा दिखा दो जो ए पे नहीं है या ए से नहीं आया है। तो आप दिखा ही नहीं सकते क्योंकि फाइव में कुछ नहीं है। तो इस वजह से जब आप दिखा नहीं सकते कि फाइव ए का सबसेट नहीं है, ये इम्पॉसिबल है दिखाना, तो फिर आपको मान लेना होगा फाइव इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। सेकेंड रिजल्ट होता है एवरी सेट ए इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्योंकि ए बराबर ए ही होता है तो वो उसका सबसेट ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए, एवरी सेट, एनी सेट ए इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, या फिर एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपने ही का सबसेट होता है, अपने सेट का ही सबसेट होता है। 3 नंबर रिजल्ट, हम लोग स्टार्टिंग किए थे कुछ इंपॉर्टेंट सेट से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये मान लीजिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये किसका सबसेट है? इससे बड़ा सेट डब्ल्यू है, होल नंबर, तो ये डब्ल्यू का सबसेट है। डब्ल्यू जो है जीरो से स्टार्ट होता है, होल नंबर, और ये किसका सबसेट हम लोग लिख सकते हैं? ये आई का सबसेट, सेट ऑफ इंटीजर का सबसेट है, सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर किसका सबसेट है? सेट ऑफ इंटीजर इज द सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, क्यू का सबसेट है। सेट ऑफ इंटीजर क्यू का सबसेट है। क्यू किसका सबसेट है? क्यू सबसेट है रियल नंबर का। तो रियल नंबर में क्या क्या बना हुआ है? ये आई के बाद कुछ पोर्शन जो है आप ये क्यू मान लीजिए, और इसके बाद आप लिख दीजिए आर, सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट है। क्यू जो है किसका सबसेट है? सेट ऑफ रियल नंबर का, ठीक है ना। रियल नंबर किसका सबसेट है? रियल नंबर सबसेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो रियल नंबर इज ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर इज ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। तो इसको पूरा सर्कल बना ही देते हैं। ओके, ऊपर में कुछ और लिखा हुआ है तो यहाँ तक ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं सी, सी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं डेफिनेशन, नाउ हो गया था 10 नंबर पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है? फॉर ए गिवन सेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट, ठीक है ना, ऑफ ए गिवन सेट। कोई भी एक सेट दिया हुआ है और उसका जितना सारा आप सबसेट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक सेट है जो नल सेट है, मतलब फाइव है। अगर मैं पूछूं कि आप कितने सारा फाइव का सबसेट बना सकते हैं, तो आप बोलेंगे एक। तो आप इसका एक ही सबसेट बना सकते हैं। अच्छा, सबसेट लिखने का तरीका क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट, जिसको डिनोट किया जाता है पावर सेट ऑफ फाइव, मतलब आप फाइव का सारा सबसेट को लिखना चाहते हैं। तो आपको पता है कि फाइव सिर्फ आएगा क्योंकि फाइव इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है ना। अगर आप ये लिखना चाहते हैं कि पावर सेट ऑफ, पावर सेट ऑफ फाइव, तो कितने सारे एलिमेंट आएंगे? मतलब आप ये लिखना चाहते हैं सेट ऑफ ऑल कलेक्शंस और द सेट ऑफ ऑल पावर सेट ऑफ फाइव। पहले फाइव का पावर सेट निकालेंगे, फिर उसका पावर सेट निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा देखिए। ये सेट का आपको पावर सेट लेना है तो फाइव पहले लेना होगा क्योंकि फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट।
दूसरा नंबर ये वाला सेट खुद एक आ जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि आपके पास अब जो है दो एलिमेंट है। सिर्फ 5 का पावर सेट आपने निकाला तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ गए, 1, ये 5। जब आपने पावर सेट ऑफ 5 निकाला तो नंबर ऑफ एलिमेंट आ गए आपके पास दो, 1 2। चलिए अब इसका निकाल लेते हैं, पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ 5। ठीक है ना? तो क्या क्या आएगा, सबसे पहले एक एलिमेंट आएगा 5, क्योंकि 5 एवरी सेट का सबसेट होता है। उसके बाद आपके पास ये दो एलिमेंट है, तो पहला ये एलिमेंट आप ले सकते हो सेट के फॉर्म में, ये आ गया। दूसरा ये एलिमेंट आप ले सकते हैं सेट के फॉर्म में, तो ये दूसरा एलिमेंट। फिर तीसरा एलिमेंट कौन आ जाएगा, ये दोनों मिला के आप एक सेट बना सकते हैं। तो दोनों मिला के मैंने एक सेट बना दिया। तो टोटल अपने पास चार एलिमेंट आ गए। n इज इक्वल टू 4। 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो आप नोटिस करके देख रहे हैं, जब एलिमेंट 2 है तो नंबर ऑफ सबसेट आपके पास 2 का स्क्वायर बने। जब एलिमेंट 1 है तो आपके पास 2 का पावर 1 बने। जब एलिमेंट कुछ भी नहीं था, नल सेट था, तो आपके पास 2 का पावर 0 था। तो जब मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट में बना सकता हूँ 2 का पावर 0। जब मेरे पास एलिमेंट 1 है तो मैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट बना सकता हूँ 2 का पावर 1। जब मेरे पास एलिमेंट 2 है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट में बना सकता हूँ 2 का पावर 2। जब मेरे पास एलिमेंट n है तो मैं नंबर ऑफ सबसेट बना सकता हूँ 2 का पावर n। तो यही अपना रिजल्ट है कि अगर आपके पास, तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट अपने पास आ गया। एक रिजल्ट अपने पास आता है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर ए सेट में अपने पास एलिमेंट कुछ ऐसा है A1 A2 और AN, तो कितने एलिमेंट है हमारे पास, टोटल एन एलिमेंट्स है। तो अगर आपके पास टोटल एन एलिमेंट्स है तो आप कितने सारे सबसेट बना सकते हैं, मतलब पावर सेट ऑफ ए में कितने सारे एलिमेंट होंगे, तो आप बोलेंगे अकॉर्डिंग टू द अबव ऑब्जर्वेशन 2 टू द पावर n होना चाहिए। ठीक है ना? नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दिस रिजल्ट that if number of elements A has n, then the total number of uh, then the total number of subset is 2 to the power n. That means power set of A contains 2 to the power n element. तो इसको सॉल्व करते हम लोग प्रूफ कर देते हैं इस रिजल्ट का। एक है प्रूफ 1। देखिए, अगर जब आप सबसेट बनाएंगे तो ए से एलिमेंट चूज करेंगे। आपके पास एक ही सेट है ए जहां से आपको एलिमेंट को चूज करना है ना? तो हर एलिमेंट के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर आप उसको चूज करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। दो ऑप्शन कैसे, आइदर आप उसको चूज करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। तो A1 के लिए दो ऑप्शन, तो ये ऑप्शन आप किसके लिए ले रहे हैं, A1। फिर जब आप सेट के अंदर, सबसेट के अंदर एलिमेंट चूज करेंगे A2, फिर आपके पास दो ही ऑप्शन, आइदर आप A2 को चूज कीजिए या फिर A2 को रिजेक्ट कर दीजिए। इन दिस वे जब आप AN को चूज करेंगे तो आपके पास दो ही ऑप्शन है। तो टोटल मल्टीप्लिकेशन लॉ यूज करके आप बोल सकते हैं आपके पास टोटल 2 टू द पावर n वेज है। तो इतने तरीके से आप सबसेट बना सकते हैं। ठीक है ना? नाउ नेक्स्ट होता है मेथड 2 में भी आप इसको प्रूफ कर सकते हैं पीएनसी यूज, बाइनोमियल के कॉन्सेप्ट से, और पीएनसी यूज करके भी आप इसको कर सकते हैं। तो अनदर मेथड में कर देता हूँ यहीं पर प्रूफ। प्रूफ 2, देखिए, नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग वन एलिमेंट, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग वन एलिमेंट, सिर्फ एक एलिमेंट होगा कंटेनिंग वन एलिमेंट। ऐसा आप कितने सारा सेट बना सकते हो, तो एन एलिमेंट में से आप वन एलिमेंट चूज कर लीजिए। इतने तरीका से
आप सिंगलटन सेट बना सकते हैं। आप कितने सारा सेट बना सकते हैं जिसमें दो एलिमेंट्स होंगे, जिसमें दो एलिमेंट्स होंगे? तो आप बोलेंगे एन चूज टू। जितनी तरीके से एन एलिमेंट में मैं दो एलिमेंट चूज कर सकता हूँ, उतने सारा मैं सबसेट बना सकता हूँ। इन दिस वे, अगर मैं बोलूँ आपको सारा एलिमेंट चूज करना है, तो कितने सारे आप सबसेट बना सकते हैं? तो आप बोलेंगे एन चूज एन। ठीक है ना? और मैं आपको बोलूं, अगर आप एक भी एलिमेंट चूज नहीं करेंगे तो कितने सारे सेट आप बना सकते हैं सबसेट? तो आप लिखेंगे एन चूज जीरो। आपने एक भी एलिमेंट नहीं लिया, तो इतने सारे आप सबसेट बना सकते हैं, मतलब एक ही, जो नल सेट होता है 5। तो यहाँ से आप देखिए एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू, ऐसे करके आपके पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट आ जाएंगे एन सी एन। और ये क्या है? सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। तो ये होता है 2 का पावर n। ठीक है ना? आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट डेफिनेशन आता है 11 नंबर, यूनिवर्सल सेट का। तो यूनिवर्सल सेट किसको बोलते हैं? जब भी हम लोग सेट थ्योरी का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो जनरली वी कंसीडर ऑल द एलिमेंट्स कमिंग फ्रॉम वन बिगेस्ट सेट। तो सबसे बड़ा जो सेट है जिसमें सारा एलिमेंट बिलोंग करता है, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो जनरली इसका डेफिनेशन ऐसा है, यूनिवर्सल सेट इज द सेट विच कंटेन्स ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स ऑकर्स इन द प्रॉब्लम डिस्कस। जब भी हम लोग कोई प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, उसमें जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स है, वो सारे के सारे एलिमेंट्स जिस सेट में होते हैं उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। इसको हम लोग जनरली डिनोट करते हैं यू से। एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक ही यूनिवर्सल सेट वहां पर डिफाइंड होता है। आप एक से ज्यादा यूनिवर्सल सेट एक ही प्रॉब्लम में डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है ना? मान लीजिए एक सेट है जिसमें आपके पास एलिमेंट है 1 एंड 2। एक सेट बी है जिसमें आपके पास एलिमेंट है 2 एंड 3। एक एलिमेंट आप एक सेट और है आपके पास जिसमें एलिमेंट है 3 एंड 4। तो आप यहाँ पर यूनिवर्सल सेट ऐसा ले सकते हो कि 1, 2, 3 एंड 4। आप चाहे तो इसमें और भी एलिमेंट रख सकते हैं। मेन बात यह है कि जो भी आपने यहाँ पर सेट यूज किया, छोटे छोटे सेट सबसेट्स, उसके सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में एग्जिस्ट होना चाहिए। ठीक है ना? उसके सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में रहना जरूरी है। तो यूनिवर्सल सेट का डेफिनेशन क्या होगा? अ सेट which contains all the possible elements occurs in the discussed problem. नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं एल्जेब्रा। नाउ 12 नंबर पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ एल्जेब्रा। ऑपरेशंस ऑन सेट। सेट के वो ऊपर में क्या क्या ऑपरेशन डिफाइंड है, वो हम लोग पहले पता कर लेते हैं। एक नंबर डेफिनेशन है यूनियन। यूनियन दो सेट है, एक है ए और एक है बी। तो इसका यूनियन को हम लोग ऐसा लिखते हैं यू के फॉर्म में, यू फॉर यूनियन। तो ये यू की तरह है, या फिर आप इसको कब भी बोल सकते हो। ए यूनियन बी में कौन सा एलिमेंट होगा? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। आइदर वो एलिमेंट ए में हो या बी में हो। ठीक है ना? तो यूनिवर्सल सेट को हम लोग जनरली रेक्टेंगल से लिखते हैं। ये रेक्टेंगल से हम लोग लिख देते हैं यूनिवर्सल सेट। और इसमें जो सबसेट है आपका ए और बी, जो दो सेट है, वो ए है, ये बी है। और यूनियन कौन सा हो जाएगा? ये पूरा शेडेड पोर्शन है। ये पूरा शेडेड पोर्शन यूनियन है। तो ए यूनियन बी, ये मैं किससे दिखा रहा हूँ? शेडेड पोर्शन से। शेडेड पोर्शन से एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। मान लीजिए ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 है, और बी सेट आपके पास है
3 4 5। तो आप जब लिखेंगे ए यूनियन बी, तो वो सारा एलिमेंट को लिखना है जो ए में है या तो बी में है। तो 1 2 3 ए में है और फिर बी में 3 है, तो रिपीटेशन ऑफ द एलिमेंट अलाउ नहीं है, आप 4 5 लिख। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका यूनियन का डेफिनेशन। अच्छा, सेकंड आता है आपके पास यूनियन के बाद इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? ये सेट ए है और ये बी है, ये उसका इंटरसेक्शन, यू को उल्टा करके लिख देना। तो पहले वाला अगर कप था, तो अभी आप बोलेंगे कैप, कैप की तरह है। ठीक है ना। तो ये हो जाता है सेट ऑफ ऑल एक्स such that x belongs to a and x belongs to b। वो सारे एलिमेंट जो दोनों में ही कॉमन हो, उसको लिखना है। तो अगर इसको हम लोग डायग्राम में समझे, वेन डायग्राम में, तो ये कुछ दिखने में ऐसा है। ये आपके पास ए सेट, ये आपके पास बी सेट, ये यूनिवर्सल सेट, और इन दोनों का कॉमन पोर्शन जो है, जो इंटरसेक्शन को डिनोट करता है, वो ये वाला। तो ए इंटरसेक्शन बी, ये मैंने शेडेड पोर्शन से दिखाया, सेट करके, शेडेड पोर्शन। ठीक है ना। अगर आपको एग्जाम्पल लेना पड़े तो यही एग्जाम्पल आप लीजिए और यहां से कैलकुलेट कीजिए ए इंटरसेक्शन बी। तो आप देखेंगे दो सेट में एक ही एलिमेंट कॉमन है, दैट इज 3। तो आप यहाँ पर 3 लिख दीजिए, ए इंटरसेक्शन बी। ओके ना। चलिए, 3 नंबर ऑपरेशन में आते हैं हम लोग। 3 नंबर ऑपरेशंस। डिफरेंस ऑफ टू सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का डिफरेंस। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ए डिफरेंस बी, ऐसा लिखेंगे, या फिर हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर इक्वल टू नहीं देके और देते, दोनों में से कोई भी आप सिंबल यूज कर सकते हो। इसका मतलब होता है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ए, एक्स जो है ए का एलिमेंट है लेकिन बी का एलिमेंट नहीं है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। एक्स जो है ए का एलिमेंट है, बट एक्स बी का एलिमेंट नहीं है। तो थोड़ा सा वेन डायग्राम में समझते हैं। ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट, ये आपका सेट ए, ये सेट बी, ये ए, ये बी। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये है आपका ए माइनस बी वाला पोर्शन, ए माइनस बी वाला पोर्शन। तो इसको हम लोग लिखेंगे ए माइनस बी। ये मैंने शेडेड करके आपको दिखाया। और अगर आप इस साइड का पोर्शन लेंगे तो ये आएगा बी माइनस ए। ठीक है ना। तो पहले का जो एग्जांपल मैंने लिया था, 1 2 3, और बी सेट को मैंने लिया था 3 4 5। तो यहां से अगर आप डिफरेंस निकालेंगे ए माइनस बी, ए में से बी का वो एलिमेंट जो कॉमन है ए और बी में, उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सिर्फ ए का एलिमेंट लेना है जो बी में नहीं है। तो देखिए, ए में 1 है, ए में 2 है, और ये दो एलिमेंट बी में नहीं है। आप 3 नहीं ले सकते क्योंकि 3 ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ओनली द एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर एब्सेंट इन बी। अगर मैं आपको बोलूं कि दोस्तों आप बी माइनस ए कैलकुलेट करो, तो आप बोलेंगे एलिमेंट ऑफ बी एब्सेंट इन ए। तो बी में देखो 4 5 है जो ए पे नहीं है, बस सिर्फ उसको लिखना है, 4 एंड 5।
जो ए में नहीं है। ठीक है ना? क्या यहाँ तक क्लियर है? 3 नंबर डिफरेंस ऑफ टू सेट आई थिंक क्लियर होगा। 4 नंबर में आ जाते हैं, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए। एक सेट ए है जिसका कॉम्प्लीमेंट को लिखेंगे ए का सर में छोटा सी, या फिर ए डैश और ए बार। इसका मतलब होता है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स belongs to x does not belongs to a but x belongs to u। x u में तो हो, यूनिवर्सल सेट में हो, लेकिन ए का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तब उसका कॉम्प्लीमेंट में आएगा। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट जिसको मैंने डिफाइन किया इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और एक सेट मैं लेता हूं जिसमें मेरे पास है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये मेरा ए सेट है। अब मैं इसका कंप्लीमेंट को दिखाना चाहता हूँ, तो मैं कौन सा लिखूंगा कंप्लीमेंट में? ये वाला पार्ट जो ए सर्कल के बाहर में आएगा, ये शेडेड पोर्शन है, जो ए सर्कल के बाहर में आएगा। एक लकीर मेरा ए के अंदर थोड़ा चले गया है, उसको आपको इग्नोर करना है, मुझे वो लकीर को मिटा देना है। ठीक है ना? इसको आप थोड़ा इरेज कर दीजिए। 1 मिनट। ठीक है। तो मैं ये रीजियन बताना चाह रहा हूँ, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ये शेडेड पोर्शन, ये अपना ए का कॉम्प्लीमेंट है, और ये सेट ए है, ये ए का कॉम्प्लीमेंट, ये सेट ए। अगर आप इसको कैलकुलेशंस करके निकालना चाहते हो तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन यू बट नॉट इन ए। ए का जितना एलिमेंट है वो आप नहीं ले सकते, तो यहाँ से यहाँ तक आप ले नहीं सकते। तो ए कॉम्प्लीमेंट में आएगा 7 8 9 एंड 10। ठीक है ना? चलिए, यहाँ पर आप कुछ चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड, कि अगर मैंने ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला है और मैं उसका कॉम्प्लीमेंट जानता हूँ कौन कौन सा एलिमेंट आया है, मैं उसका एक बार और कॉम्प्लीमेंट निकालना चाह रहा हूँ। तो ए का कॉम्प्लीमेंट और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट, ये मेरा 1 नंबर रिजल्ट होगा। ए का कॉम्प्लीमेंट, उसका कॉम्प्लीमेंट, तो आप क्या बोलोगे कि सर फिर से ए आ जाएगा, क्योंकि आप 7 8 9 10 यूनिवर्सल सेट से नहीं लोगे, तो 1 2 3 4 5 6 लोगे, तो ये ए आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे यूनिवर्सल सेट है इसका कंप्लीमेंट लेना है, तो आप बोलोगे कुछ आएगा नहीं, नल सेट आएगा। और फिर मैं बोलूँ आपको आपको नल सेट दिया हूँ, तो उसका कंप्लीमेंट बताओ, तो आप बोलोगे यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। और 4 नंबर अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको मैंने ए का कॉम्प्लीमेंट दिया हूँ और ए दिया हूँ, और दोनों का यूनियन लो, तो आप बोलोगे सर फिर से यूनिवर्सल सेट आएगा। और 5 नंबर प्रॉपर्टी, अगर मैं बोलूँ ए और ए का कॉम्प्लीमेंट लो और दोनों में कॉमन क्या है वो बताओ, तो आप बोलोगे कुछ भी कॉमन नहीं है, नल सेट। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं लॉज ऑफ एल्जेब्रा। लॉज ऑफ एल्जेब्रा में पहला लॉ है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है कि अगर आप ए के साथ ए का यूनियन लेंगे तो आपको ए मिलेगा, और ए के साथ अगर ए का इंटरसेक्शन लेंगे तब भी आपको ए ही मिलने वाला है। ठीक है ना? कम्यूटेटिव लॉ,
अगर दो सेट है आपके पास तो ए यूनियन बी का जो रिजल्ट आएगा, बी यूनियन ए का भी सेम रिजल्ट आएगा। तो यूनियन जो है कॉम्यूटेटिव है, इंटरसेक्शन भी कॉम्यूटेटिव है। ए इंटरसेक्शन बी निकालिए और बी इंटरसेक्शन ए सेम आता है। एसोसिएटिव लॉ क्या है कि अगर आप ए के साथ यूनियन लेते हैं दो सेट बी और सी का, तो ये आता है, पहले आप ए और बी का यूनियन ले लो, जो रिजल्ट आया सी का यूनियन ले लो। उसके बाद इंटरसेक्शन में भी सेम है, ए का इंटरसेक्शन लेना है बी और सी का इंटरसेक्शन लेने के बाद वो सेम होता है। अगर आप ए और बी का इंटरसेक्शन निकाल के सी के साथ इंटरसेक्शन करें। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी अगर लेंगे तो ये आएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। बस अब इसी में क्या है कि आप यूनियन और इंटरसेक्शन को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, तो आपको प्रॉपर्टी टू मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये जो यूनियन और इंटरसेक्शन को आपस में इंटरचेंज करने से लॉस जो है नया जो आता है वो होल्ड होता है। ये जो प्रॉपर्टी है सेट थ्योरी में, इसको बोलते हैं डुअलिटी नेचर, डुअलिटी। ठीक है ना। तो इस टाइप का प्रॉपर्टी जो है ये डुअलिटी में काम मतलब डुअलिटी नाम से फेमस है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, एक नंबर ए यूनियन बी, अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये आएगा ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन कन्वर्ट होगा इंटरसेक्शन में बी का कॉम्प्लीमेंट। ये इसका पहला जो है डी मॉर्गन्स लॉ है। सेकंड वाला है, फिर यूनियन की जगह आप इंटरसेक्शन लिख दो, ए इंटरसेक्शन बी पूरा का कॉम्प्लीमेंट, तो ये आएगा ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना। मैं एक प्रूफ आपको वेन डायग्राम से बताता हूँ, पहला वाला का प्रूफ। ठीक है ना, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए। ए यूनियन बी, इसको आप एलएचएस में लिखे डायग्राम को। तो हम लोग को लेना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। मैं सबसे पहले ए यूनियन बी निकालूंगा, तो ये मेरा यूनिवर्सल सेट, ये ए सेट और ये बी सेट। तो ए यूनियन बी कौन सा होगा, ये वाला पूरा रीजियन ए यूनियन बी है जिसको मैं सेट कर रहा हूँ। ये मेरा क्या है दोस्तों, ये ए यूनियन बी, इसको मैंने सेडेड कर दिया। ठीक है ना। अब मैं इसका कंप्लीमेंट निकालूंगा, मतलब मुझे यूनियन वाला पार्ट को रिमूव कर देना है, बाकी जो बचेगा वो मेरा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए और वो मैं सेडेड करके बताऊंगा। तो पहला मैं ए सेट बनाऊंगा, फिर बी सेट, और ए यूनियन बी मैंने देख लिया कौन सा है, मुझे वो रीजियन नहीं चाहिए, उसके बाहर वाला रीजियन। तो अब मान के चलिए ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, जो सर्कल के बाहर है, ये है अपना ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने एलएचएस में आपको डायग्राम से बताया कि ए यूनियन बी पहले निकालो और फिर आप उसका कॉम्प्लीमेंट निकालो। ठीक है। अब राइट साइड में आपको यही करना है। राइट साइड में आप देखिए, आंसर है आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब नाइदर ए नॉर बी। ए नहीं आएगा, बी भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप एक डायग्राम बनाओ,
जहां पर आप दिखा रहे हो ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ये मेरा ए सेट है, ये बी सेट है, ये ए और ये बी। आपको दिखाना है ए का कॉम्प्लीमेंट, तो आप सेट करके दिखाओ ए का कॉम्प्लीमेंट कौन सा है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट देखिए, ए को छोड़ के, तो ये वाला एरिया जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये ए का कॉम्प्लीमेंट है। ये एरिया ए का कॉम्प्लीमेंट है। ये ए का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है ना। अब मैं आपको दिखाऊंगा बी का कॉम्प्लीमेंट, फिर दोनों का इंटरसेक्शन ले लूंगा। ये अपना ए सेट है, ये अपना बी सेट है, ए सेट बी सेट। अब मुझे चाहिए बी का कॉम्प्लीमेंट, तो मैं बी का कॉम्प्लीमेंट सेडेड करके दिखाऊंगा, और वो होगा ये वाला रीजन। कोई भी दाग बी सर्कल के अंदर नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना। अगर कोई गया भी है तो आप उसको मिटा दीजिएगा, जो भी बी के अंदर जाता है। तो ये देखिए आप, थोड़ा सा मैं इसको रब कर दूं, कुछ दाग जो है अंदर की तरफ गया है। इसको मैं फिर से बना देता हूँ। तो ये क्या बन गया आपका, बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना। अब ये दोनों को एक जगह लीजिए और लेके आप इसका इंटरसेक्शन निकाल लो। तो ये आपका ए सेट, ये आपका बी सेट, ये ए और ये बी, और दोनों का कंप्लीमेंट आप पहले ही निकाल चुके हो। अब इनका इंटरसेक्शन चाहिए। तो इंटरसेक्शन आप देख सकते हो, ये दोनों पोर्शन को एक साथ अगर हम लोग ज्वाइन कर दे तो कौन सा एरिया आने वाला है। तो आप बोलोगे सर ये वाला पार्ट आने वाला है, ये वाला पार्ट आएगा। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में भी यही पार्ट था आंसर में, जो आपका राइट हैंड साइड में है। तो वेन डायग्राम से बहुत इजीली आप इसका प्रूफ कर सकते हैं। और जेई वगैरह में इस टाइप का प्रूफ आता नहीं है, लेकिन इस रिजल्ट को तो यूज करके आपको सम को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है ना। इसमें एक लाइन जो है ए के अंदर चला गया, वो नहीं जाना चाहिए। इसको आप मिटा दे, एक बाबा ए मिट गया। चलो ठीक है। क्या क्लियर है दोस्तों? अब देख पा रहे? ठीक है ना। तो ये देखिए, ये मैंने आर एच एस था, इसको मैंने बनाया है, और ये एल एच एस। तो आप देख सकते दोनों सेम रिजल्ट दे रहा है। ठीक है ना। डी मॉर्गन्स लॉ के बाद एक नया रिजल्ट आपको याद रखना है, ये भी रिजल्ट ए माइनस बी यूनियन सी है। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, ए माइनस बी, फिर आप लिखेंगे ए माइनस सी।
और ये जो साइन यूनियन है ये चेंज हो जाएगा इंटरसेक्शन है। सिमिलर प्रॉपर्टी ए माइनस बी इंटरसेक्शन अगर सी है आपके पास तो आप लिखेंगे ए माइनस बी, फिर आप लिखेंगे ए माइनस सी, और ये इंटरसेक्शन कन्वर्ट हो जाएगा यूनियन में। नाउ एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स आपको याद रखना है, एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स। ये ट्रिक क्या है कि अगर आपको दिखाना पड़े ए इक्वल टू बी, सपोज आपको ये शो करना है कि ए बी के बराबर है, तो आप सेट थ्योरी में आपको क्या दिखाना होगा? आपको दो चीज दिखाना है। नंबर वन, आपको प्रूफ करना होगा ए इज ए सबसेट ऑफ बी, और दूसरा प्रूफ करना है बी इज ए सबसेट ऑफ ए। तो अगर आप ए को बी का सबसेट और बी को ए का सबसेट दिखा सकते हैं तो सेट थ्योरी में दोनों सेट आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। दिस इज आवर लास्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। ये कितना नंबर पॉइंट होगा एक बार देख लेते हैं। 12, 12 के बाद 13, ये 14 नंबर पॉइंट आएगा। तो दिस विल बी 14 नंबर पॉइंट। हेडिंग देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, number of elements number of elements in a set, number of elements in a set। अभी हम लोग ये पढ़ेंगे। अच्छा, इससे पहले एक चीज और आपको बता दे कि वो पहले मैंने जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन लिखाया था उसमें मुझे लिखा देना चाहिए था, वो मिसिंग हो गया। डिसजॉइंट सेट, दो सेट आप लेंगे ए और बी, इनका आप इंटरसेक्शन निकाले, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ए इंटरसेक्शन बी 5, इसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। तो इसको हम लोग सेट में कैसे, वेन डायग्राम में कैसे समझेंगे? ये एक सेट यहाँ पर है ए, और एक सेट यहाँ है बी, दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है ना? तो ये बना आपका ए इंटरसेक्शन बी 5। अब आइए आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। तो एक काम करते हैं, हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं। ये अपना यूनिवर्सल सेट है यू। दो सेट, एक है सेट ए, एक है सेट बी। ये ए सेट और ये बी सेट, ये उन लोग का इंटरसेक्शन है। ठीक है ना? तो नाउ ये वाला जो पोर्शन है ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है, ये ए माइनस बी वाला पोर्शन है। तो इसको आप लिख सकते हैं बी माइनस ए वाला पोर्शन। और शेडेड पार्ट क्या है? ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन। तो आप नोटिस कर सकते हैं ये तीनों पार्ट डिसजॉइंट है। ये तीनों पार्ट में कोई भी एलिमेंट आपस में कॉमन नहीं है, मतलब ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए में भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। ए माइनस बी एंड बी माइनस ए में भी कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। ठीक है? चलिए, तो ऐसे केस में आप करेंगे क्या? ए सेट को आप ऐसा लिख सकते हैं ना, ए सेट इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये वाला सेट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा आप लिख सकते हो। तो जब आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए निकालेंगे और दोनों सेट डिसजॉइंट है तो ए माइनस बी का एलिमेंट काउंट कर लो। काउंट करने के बाद आप ए इंटरसेक्शन बी का भी एलिमेंट काउंट कर लिए। तो यहां से आप बता सकते हो कि
ए माइनस बी में कितने सारे एलिमेंट होंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में जितना एलिमेंट है उससे सब्ट्रैक्ट कर देना है ए, यहाँ पर इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी में जितने सारे एलिमेंट है इसको माइनस कर देना। अगर मैं आपको बोलूं कि सिमिलरली आप बताओ कि बी माइनस ए में कितने सारे एलिमेंट है, तो आप बोलोगे टोटल बी में जितना एलिमेंट्स है उसको काउंट कर लो और उसके बाद इंटरसेक्शन में जितना एलिमेंट है उसको माइनस कर दो। ये बन गया 2 नंबर। अगर मैं आपको बोलूं कि ये तीनों डिसजॉइंट सेट्स को आप ऐड करो, तो आप लिखोगे ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी और फिर ऐड करो बी माइनस ए पोर्शन। ऐड करने से आपको टोटल क्या मिलेंगे, ए यूनियन बी मिल जाएंगे। तो ए यूनियन बी जो रिजल्ट है वो तीनों, ये तीन डिसजॉइंट सेट्स का यूनियन है। अगर मैं बोलूं इसका एलिमेंट बताओ कितना आएगा, ए यूनियन बी में कितना एलिमेंट है, तो आप काउंट करोगे ए माइनस बी में जितना एलिमेंट है प्लस दोनों का इंटरसेक्शन में जितना एलिमेंट है प्लस बी माइनस ए में जितना एलिमेंट है उसको आप ऐड कर दोगे, ठीक है ना। तो ए माइनस बी में कितना एलिमेंट है आप ये इक्वेशन 1 से बता सकते हो। ए में जितना एलिमेंट है उससे आप माइनस करोगे इंटरसेक्शन में जितना एलिमेंट है। और फिर मैं पूछूं आपको कि आप बताओ कि बी माइनस ए में कितना एलिमेंट है, तो आप इक्वेशन 2 का हेल्प लेके बताओगे कि बी में जितना एलिमेंट है उससे आप इंटरसेक्शन का एलिमेंट को माइनस कर दो। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास बचा ए का एलिमेंट्स प्लस बी का एलिमेंट्स और माइनस दोनों में जो कॉमन था उसको सब्ट्रैक्ट करना। क्योंकि अगर आप डायग्राम में भी देखेंगे तो जब आप बोलते हो ए का एलिमेंट तो पूरा आप ए सेट लेते हो, उसमें इंटरसेक्शन एक बार आ जाता है। फिर आप जब बोलते हो बी का एलिमेंट्स तो फिर इंटरसेक्शन वाला पार्ट एक बार और काउंट हो जाता है, एक बार और काउंट हो जाता है। तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट 2 बार काउंट होने की वजह से आपको एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो ये रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो ये 14 नंबर का आप 14 नंबर का आप याद कर सकते हैं, 14 का पार्ट 1 ऐसा पॉइंट कर दीजिए। देन 14 का पार्ट 2, अगर दो सेट के दो सेट से ज्यादा सेट हो तो, मतलब अगर आपको कैलकुलेट करना पड़े एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी में कितना एलिमेंट है, तो आप सब सेट को एक बार करके लिख दो, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। फिर आप दो दो सेट का इंटरसेक्शन को माइनस करो, ए से बी का इंटरसेक्शन लो, फिर बी और सी का इंटरसेक्शन लो और फिर सी और ए का इंटरसेक्शन लेना है और फिर ऐड कर देना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को। तो इसका प्रूफ के लिए मैं आपको एक हिंट्स दूंगा, आप प्रूफ एज ए होमवर्क आपको करना है। आप ए यूनियन बी को एक सेट मान लेंगे, सेट एक्स, और उसके बाद ये रूल को आप अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं इसको डायग्राम में आपको फीलिंग देना चाहता हूँ। ये एक सेट ए है और ये मान लेते हैं एक सेट बी है और ये एक सेट आपका सी है, ठीक है ना। तो ये सेट ए, ये सेट बी और ये सेट सी,
ये वाला जो पोर्शन है ये तीनों का इंटरसेक्शन है। ठीक है, देखो क्लियर है। अब यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है इसको हम लोग थोड़ा सा सेट थ्योरी नोटेशन से समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है ना, ये सेट थ्योरी का लास्ट पार्ट है, इसको जरा सा हम लोग समझने का कोशिश करते हो। पॉइंट नंबर 1, अगर मुझे ए को नोटेशन में दिखाना है तो ए एरिया आप देख सकते हैं, ये वाला एरिया, इसमें आपको सिर्फ ए का पोर्शन मिलेगा। इसमें कौन कौन एब्सेंट है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे यहाँ पर बी और सी नहीं प्रेजेंट है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ए बी इंटरसेक्शन सी। और कौन कौन प्रेजेंट नहीं है, बी और सी प्रेजेंट नहीं है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट सी का कॉम्प्लीमेंट। सिमिलर वे में अगर मैं आपको पूछूं स्मॉल बी को क्या लिखेंगे आप, तो आप लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट बी को बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पर सिर्फ बी प्रेजेंट है, ए और सी प्रेजेंट नहीं है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि सी को आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पर सिर्फ सी प्रेजेंट है, ए और बी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है ना, सिमिलर वे में 4 नंबर, अगर मैं आपको डी का बात करूं तो आप बोलेंगे डी में ए और बी तो प्रेजेंट है लेकिन सी का कोई पोर्शन प्रेजेंट नहीं है। तो ए और बी प्रेजेंट है लेकिन सी का कोई पोर्शन प्रेजेंट नहीं है। सिमिलर वे में डी के बाद में ई में आ जाऊंगा, तो आप बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिखिए। और ई में कौन प्रेजेंट नहीं है, ए प्रेजेंट नहीं है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं एफ की बात करूं तो एफ में बी प्रेजेंट नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बी प्रेजेंट नहीं है। 7, अगर मैं बोलूं जी के बारे में कमेंट करो तो आप बोलोगे तीनों ही प्रेजेंट है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों ही प्रेजेंट है। ठीक है ना, क्या यहाँ तक क्लियर है आपको? यहाँ तक आपको क्लियर है? अच्छा, अगर आपको ये पूछा जाए ओनली ए और बी और सी, इसको आप बताओ, तो आपको लिखना होगा, अच्छा ओनली ए और बी और सी, अच्छा मतलब सिर्फ ए या फिर बी सेट या फिर सिर्फ सी सेट का एलिमेंट आना चाहिए। तो दे आर टॉकिंग अबाउट ए प्लस बी प्लस सी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, एग्जैक्टली ए का एलिमेंट और एग्जैक्टली ओनली बी का एलिमेंट और एग्जैक्टली ओनली सी का एलिमेंट आना चाहिए। ओनली ए ओनली बी ओनली सी, तो ये कितने सारे एलिमेंट होंगे, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएंगे। ठीक है ना, तो आई होप यहाँ तक आपको सेट थ्योरी से रिलेटेड जो लेक्चर्स था ओनली थ्योरी पोर्शंस का वो मैंने कवर किया है। अगर कुछ मिसिंग हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, कुछ एरर होने से कमेंट में लिखिएगा, मैं इसको सुधारने का कोशिश करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको ठीक कर दूंगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग का क्लास होगा वो सेट थ्योरी के ऊपर में प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस होंगे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।